कई महीनों से बेटे की कोई चिट्ठी नहीं आई, ना फ़ोन आया। प्रत्येक महीने रघुनाथ को 1000 रुपये का मनी ऑर्डर आता था, वो भी कई महीनों से नहीं आया। रोज़ डाकघर का चक्कर लगाकर मायूस होकर वापस लौटता है। वह घर में खाने को कुछ नहीं है। शरीर इतना जर्जर हो गया है कि अब ताकत ही नहीं रही कि कुछ काम करके पेट पले। और फिर इस उम्र में काम पर भी कौन रखेगा। जब काम करने की उम्र थी तब बहुत मेहनत की। घर से बुला कर ले जाते थे लोग काम के लिए, क्योंकि रघुनाथ में काम करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। बहुत मेहनतकश इंसान था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। आज गांव में सभी उसे इज्जत की नज़र से देखते हैं। जब से बेटा कमल कलेक्टर बन गया तब से लोगों की नज़र में उसका ओहदा और बढ़ गया है। जो भी देखता हालचाल पूछे बिना, नमस्ते किए बिना नहीं जाता। इतनी इज्जत पाकर भाग गदगद हो जा उठता। सुनिए जी, आप क्यों नहीं चले जाते शहर? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कमल किसी परेशानी में है, इसलिए हमें रुपए नहीं भेज रहा है और ना चिट्ठी लिख रहा है। आपको जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। आप जाकर कमल से मिलेंगे तो उसे खुशी ही होगी। पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। रघुनाथ की पत्नी सुहासिनी ने चिंता जताते हुए अपने पति से आग्रह किया। तुम ठीक ही कह रही हो, मुझे ही शहर जाकर अपने बेटे से मिलना चाहिए, उसका हाल चाल जानना चाहिए। आखिर पिता हूँ मैं उसका। मैं तो इसलिए शहर नहीं जा रहा था कि क्योंकि कमल ने मुझे मना कर रखा है। पर क्यों मना कर रखा है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आया। रघुनाथ ने थोड़ी चिंता जताते हुए जवाब दिया। बहुत गरीब था रघुनाथ, जमीन जायदाद भी ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें जो फसल उगती थी उससे पूरा परिवार का गुजारा नहीं होता था। इसलिए रघुनाथ को दूसरे के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी। सुहासिनी भी दूसरों के घर में काम करती थी ताकि बेटे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। एक बेटी है जिसकी शादी कम उम्र में कर दी। एक बेटा कमल पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए रघुनाथ और सुहासिनी में बहुत मेहनत की। जब कमल को शहर पढ़ने के लिए जाना था उस समय रघुनाथ के पास रुपए की कमी थी। रुपए की कमी को पूरा करने के लिए रघुनाथ गांव-गांव जाकर लोगों से सहायता की, गुहार लगाई। कुछ भले लोग थे जिन लोगों ने सहायता की और रघुनाथ के बेटे को शहर भेजा पढ़ने के लिए। पढ़ लिख कर बेटा नौकरी करेगा तो हमारी गरीबी एक दिन दूर हो जाएगी। इतनी ज़्यादा मेहनत बुढ़ापे में नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर रघुनाथ और उसकी पत्नी और ज़्यादा मेहनत करने लगे। एक दिन गांव में आकर बेटे ने खबर दी कि वह कलेक्टर बन गया है। रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुहासिनी तो खुशी के मारे रो पड़ी। इतने वर्षों की मेहनत आज रंग लाई है। रघुनाथ और सुहासिनी ने मिलकर जो सपने देखे वो अपने सपने साकार हो गए थे। पूरे गांव में बात बनते देर नहीं लगती। गांव से सब लोग बधाइयाँ देने रघुनाथ के घर आने लगे। उत्सव सा माहौल हो गया था। जाते समय बेटे ने कहा था, मैं हर महीने आप लोगों को रुपए भेजूंगा। अब आप लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ज़िंदगी आप दोनों ने बहुत मेहनत की, अब आराम का समय आ गया है। रघुनाथ और सुहासिनी दोनों बहुत खुश थे। अब काम पर नहीं जाते थे। बेटा जो रुपए भेजता था उससे दोनों का गुजारा अच्छे से होने लगा। दोनों बहुत खुश थे, परंतु कुछ महीने से रुपए आना बंद हो गया। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक रुपए आना बंद क्यों हो गया। बेटे का चिट्ठी लिखना और फ़ोन करना भी बंद हो गया। एक बार रघुनाथ ने शहर जाना चाहा, परंतु फिर बेटे की याद आ गई। बेटे ने मना कर दिया था कि शहर मत आना, मैं ही आकर आप दोनों को ले जाऊंगा शहर। सुहासिनी के आग्रह पर एक दिन रघुनाथ शहर की ओर चल पड़ा। सुबह सुबह गेट पर अपने पिता रघुनाथ को हाथ में एक पोटली लिए खड़ा देखकर कमल को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अब कैसे अपनी पत्नी मेघा से कहेगा कि वो मेरे पिताजी हैं। उसने तो मेघा से ये कहा था कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब अचानक ये कैसे कहेगा कि वह मेरे पिताजी हैं। पूरा राज खुल जाएगा। सोचकर वो सिहर उठा। शादी के बाद उसने रुपए भी इसलिए भेजना बंद कर दिया था कि मेघा को पता न चले। शादी के बाद भी उसने
अपने माता पिता से नहीं बताई थी। मेघा एक अमीर घर की पढ़ी लिखी आधुनिक विचार की लड़की है। जब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तब से दोनों का प्यार हुआ और नौकरी करने के पश्चात उससे शादी की। उसने मेघा के माता पिता से भी यही कहा था कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। उसे क्या कहते हुए शर्म आ रही थी कि मेरे पिता गरीब हैं और मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। आपको मना किया था ना कि आप शहर मत आइए, फिर क्यों आ गए? अपने दांत पीसते हुए कमल ने अपने पिता रघुनाथ से कहा, तेरा हालचाल लेने आए हैं बेटा। कई महीनों से तुमने न रुपए भेजे न चिट्ठी लिखी। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए मुझे भेज दिया। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। रघुनाथ ने दुखी होते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारे साथ कौन है और किससे बात कर रहे हो? कमल, किसी से बात करने की आवाज़ सुनकर मेघा कमरे से बाहर निकल आई तो देखा कमल के साथ कोई बुजुर्ग है। कोई नहीं, ये हमारे गांव का एक गरीब किसान है, पहचान का है। कह रहा है शहर आया था किसी काम से तो मुझसे मिलने चला आया। अपने शब्दों को चबाते हुए आंखें झुकाकर कमल ने कहा, तू ये क्या कह रहा है? बात पूरी होते इससे पहले ही कमल ने रोक दिया और अपने नौकर से कहा, इसको जरा सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ और वहीं पर रहने की व्यवस्था कर दो। मेघा को शक हुआ कि आज तक कोई गांव से हमारे घर में नहीं आया। आज अचानक ये बुजुर्ग कैसे चले आए? जरूर दाल में कुछ काला है। कमल मुझसे आंखें चुराकर बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है उसके मन में कुछ है। मेघा के मन में कई सवाल बुलबुले की तरह उठ रहे थे और गायब हो गए थे। कमल के ऑफिस चले जाने के पश्चात वह अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाई और स्वतः ही उसके कदम सर्वेंट क्वार्टर की ओर चल पड़े। उसने सर्वेंट क्वार्टर में जाकर देखा, वह बुजुर्ग बहुत उदास होकर चुपचाप बैठा हुआ है। मेघा को देखकर हड़बड़ी में उठकर खड़ा हो गया और कहा, आप इस घर की मालकिन है साहब की पत्नी है? जी मैं उनकी पत्नी हूँ। मेघा, पर आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? कृपया मुझे बताएंगी? मेघा ने बड़े ही शालीनता से पूछा। मैं रघुनाथ चौधरी। मेघा को रघुनाथ चौधरी नाम सुनकर थोड़ा सा झटका लगा। वह कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। हाँ, याद आ गया, कमल के पिता का नाम ही तो रघुनाथ चौधरी है। आश्चर्य से मेघा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अच्छा तो ये कमल के पिताजी हैं। रघुनाथ के चरण स्पर्श करने के लिए मेघा झुकी तो रघुनाथ थोड़ा सा पीछे हट गया और आश्चर्य होते हुए कहा, अरे आप ये क्या कर रही हैं? मेरे चरण क्यों स्पर्श कर रही हैं? मैं ठहरा गांव का एक निर्धन मजदूर आदमी, आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। सच सच बताइए, आप कमल के पिताजी हैं ना? लक्ष्मीपुर में रहते हैं? सच बताइएगा, मुझसे झूठ मत बोलिएगा। हाँ, नहीं, आपको किसने बताया मैं कमल का पिता हूँ? कमल और हम एक ही कक्षा में पढ़ते थे। पिता का नाम लिखते समय हमेशा वह रघुनाथ चौधरी लिखता था। वह मुझे अभी भी याद है। मेघा की बातें सुनकर रघुनाथ की आंखों के कोर गीली हो गई। 2 बूंद गालों पर लुढ़क के बेचैन थी, परंतु रघुनाथ ने अपनी उंगलियों से उन बूंदों को पोंछ लिया। भर्राई हुई आवाज़ में उसने कहा, और जब बेटा ही पिता का परिचय देना नहीं चाहता है तो आप मेरा परिचय जानकर क्या करेंगी? उसने शादी की है, हमें ये भी नहीं मालूम। हम तो इस आस में बैठे रहे कि एक दिन धूमधाम से बेटे की शादी करेंगे। अब बेटा बहुत बड़ा इंसान बन गया, अमीर बन गया, बहुत ऊंची इमारत में रहने लगा। हम गरीब को पहचान पर अपनी इज्जत पर धब्बा नहीं लगाना चाहता है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही उचित है। आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी, आप यहीं पर रहेंगे। ये आपका बेटा नहीं, आपकी बहू कह रही है, और आपके पास सिर्फ एक बेटा ही नहीं, एक बेटी भी है। तो क्या आप उसका कहा नहीं मानेंगे? कहते कहते मेघा की आंखें नम हो गई। शाम को जब ऑफिस से कमल घर आया तो माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने मेघा से पूछा, गांव का वह आदमी चला गया या अभी है? मेघा समझ गई कि कमल चिंतित है। उसने कमल की मन की बातें जानने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया। हाँ, चला गया, और मैंने रोका भी नहीं। जाने की बात कर रहा था तो मैंने कह दिया, आपकी मर्जी। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेघा। मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। खामखा मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत है? गांव का कोई आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे पहचान का हूँ और यहाँ रुक जाएगा मेरी परेशानी बढ़ाने के लिए। ये कहाँ तक उचित है?
मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है जो गांव के हर व्यक्ति का ध्यान रखें। कमल ने चिढ़ते हुए कहा, अपना कहना बिल्कुल उचित है। कोई भी आकर कहेगा कि मैं गांव का हूँ और उसकी आवभगत करनी पड़ेगी, ये तो ज़रूरी नहीं है। मेघा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यूं ही बात करती रहोगी या कुछ चाय पानी भी पिलाओगी? दिन भर का थका हुआ हूँ। हाँ हाँ, चाय बनाकर लाती हूँ। आप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, वहीं पर चाय लाती हूँ। कमल ने जैसे ही डाइनिंग रूम में प्रवेश किया एकदम ठिठक कर रुक गया। सामने अपने पिताजी रघुनाथ को बैठे हुए देखकर फिर धीरे धीरे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। रघुनाथ जैसा बैठा था वैसे ही बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। बहू से बात करने से मना कर दिया था। थोड़ी देर के बाद मेघा चाय लेकर आई। एक कप रघुनाथ की ओर और एक कप कमल की ओर बढ़ाते हुए कहा, इन्हें पहचानते हैं आप? ये मेरे ससुर जी हैं। आप शायद नहीं पहचानते हैं, पर मैं इनको पहचान गई। आपसे परिचय करा देती हूँ। कैसी बात कर रही हो मेघा? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सिर झुकाकर आंखें चुराते हुए कमल ने कहा। कमल की बात सुनकर मेघा को बहुत क्रोध आया। क्रोधित होते हुए बोल पड़ी, आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं झूठ सुन रही हूँ। आप मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और कब तक अपने आप को इस तरह से छलते रहेंगे? आप स्वयं को तो छल ही रहे हैं, साथ साथ मेरे साथ छल कर रहे हैं। माता पिता के साथ इस तरह का बर्ताव करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपके हृदय में आपको जरा भी नहीं दिख रहा? जिस माता पिता ने इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके, दूसरों से भीख मांगकर आपको पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया, आज उन्हीं का परिचय देते हुए आपको शर्म आ रही है? मुझे अगर ये बात पता होती तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये सोचकर नहीं कि आप कलेक्टर हैं। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं एक कलेक्टर के पीछे भागते, महलों में रहते रहते आप भी ये भूल गए हैं कि इंसानियत की भी कोई चीज़ है। आप मुझे सच बता देते और मेरे माता पिता से भी सच बोल देते तो वो आपको गर्व के साथ स्वीकार कर लेते। अब आप क्या बताएंगे मेरे माता पिता को? एक लड़की के लिए आपने अपने माता पिता तक को भुला दिया और त्याग दिया। और किसी से प्यार करना अच्छी बात है, परंतु प्यार में इस हद तक गिर जाना कि किसी अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अरे प्यार तो इंसान को त्याग सिखाता है, अपनों को त्यागना नहीं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पिताजी अब यहीं रहेंगे। आप कल जाकर गांव से माँ को भी ले आइए। आगे से दोनों यहीं रहेंगे, वरना मैं भी नहीं रहूँगी। यहाँ पर आपको पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहना पड़ेगा। कमल सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। उसने चोर नज़रों से अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों से बूंदें टपक कर टेबल पर गिरने लगी। वह उठकर अपने पिता के पास गया और उनसे लिपट कर कहने लगा, पिताजी मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं मेघा से बहुत प्यार करता था, पर डरता था कि मेघा को अगर असलियत पता चल गया तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैं सच नहीं कह पाया। आज मेघा ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे क्षमा कीजिए। सुबह उठकर तैयार होकर कमल निकल पड़ा गांव की ओर अपनी माँ को लेने के लिए। दरवाजे पर खड़ी माँ कमल को आते देख कर आत्मसंतोष से भर उठी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मेघा को मुस्कुराते हुए देखकर रघुनाथ खुशी से भर उठे। मन ही मन सोचने लगे, अपना तो पराया सा हो गया। आखिर पराई लड़की ने हाथ थाम लिया। कौन कहता है पराई लड़कियां बुरी होती हैं? अपनी सभी नहीं हो सकती हैं, पर मेरे बेटे ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। पर इस पराई लड़की ने मेरे बेटे को सही रास्ते पर लाकर मेरी परवरिश को शर्मसार होने से बचा लिया। मुझे गर्व है अपने बेटे की पसंद, जो मेघा जैसी लड़की को मेरे घर की बहू बनाई। शायद मैं दिया लेकर भी ढूंढता तो मेघा जैसी बहू नहीं ला पाता। आज मैं ये समझ चुका था कि ना सभी बेटे अच्छे होते हैं और ना ही सभी बहुएं बुरी होती हैं। कुछ बेटे बुरे होते हैं और कुछ बहुओं में भी बुराई होती है। काश हर बहू मेघा जैसी हो तो बेटों को भी अपनी गलती का एहसास करा दे और माता पिता को वृद्धाश्रम जाने से बचा ले। आपको मेघा का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।